हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अभी आरआरबी ने जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपने फॉर्म भर दिया होगा। और अगर नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 नवंबर है। तो फॉर्म भर दीजिए और मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एनोड हिल इफेक्ट इज इनकरेक्ट। दोस्तों, आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें एनोड हिल इफेक्ट के बारे में, वो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, द एनोड हिल इफेक्ट कॉजेज वेरिएशन इन एक्स इंटेंसिटी अक्रॉस द बीम। ऑप्शन बी है, द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड विद ए स्मॉलर एनोड एंगल। ऑप्शन सी है, द हिल इफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट एट लोअर किलो वोल्टेज पीक। ऑप्शन डी है, द हिल इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि एसआईडी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग द एनोड हिल इफेक्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनोड हिल इफेक्ट होता है वो लॉस ऑफ इंटेंसिटी होता है टुवर्ड्स द एनोड साइड। ठीक है, यानी कि इसमें जो एनोड साइड की जो रेज होती हैं वो उसमें इंटेंसिटी कम होती है, और जो कैथोड साइड की रेज होती है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसको हिल इफेक्ट बोला जाता है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहला है इसमें जो एनोड हिल इफेक्ट कॉज वेरिएशन इन एक्स इंटेंसिटी। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि एनोड हिल इफेक्ट की वजह से एक्स इंटेंसिटी में वेरिएशन आ जाता है बीम में। जो ऑप्शन बी है वो है कि इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड विद स्मॉलर एनोड एंगल। ये भी ठीक है यहाँ, क्योंकि जितना स्मॉल एनोड एंगल होगा उतना ज़्यादा हिल इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन सी है, द इफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट लोअर किलो वोल्टेज पीक। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इफेक्ट है हिल इफेक्ट वो हायर केवीपी के साथ ज़्यादा होता है और लोअर केवीपी के साथ कम होता है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है, द हिल इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एसआईडी। तो ये भी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि एसआईडी बढ़ाने से जो हमारा हिल इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द हिल इफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट एट लोअर किलो वोल्टेज पीक। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एनोड हिल इफेक्ट वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल इम्प्लांट्स इन द पेशेंट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीटी में वो कौन सा आर्टिफैक्ट होता है जो कि पेशेंट में मेटल इम्प्लांट्स के होने से होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ऑप्शन बी है रिंग आर्टिफैक्ट। ऑप्शन सी है मोशन आर्टिफैक्ट। ऑप्शन डी है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि पेशेंट में मेटल इम्प्लांट्स के होने से होता है। दोस्तों, सीटी स्कैन में जब हम इमेजिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कई कई मतलब रीजन की वजह से हो सकता है। सबके अलग अलग रीजन्स होते हैं। अगर किसी पेशेंट में मेटल इम्प्लांट होता है तो उसकी वजह से जो हमारी बीम होती है वो हार्ड हो जाती है, और उसको बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट बोला जाता है, और इसकी वजह से स्ट्रीक आर्टिफैक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। और जो बाकी आर्टिफैक्ट हैं यहाँ पर रिंग आर्टिफैक्ट, मोशन आर्टिफैक्ट और पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, ये भी सीटी के आर्टिफैक्ट्स हैं जो जिनका अलग अलग रीजन होता है। और दोस्तों, आर्टिफैक्ट इसको बोला जाता है जब हम इमेजिंग करते हैं तो हमारे इमेज में कुछ भी, अगर हमारा जो रीजन इंटरेस्ट है अगर उसमें कुछ भी खराबी है, यानी कि हमें हमारी इमेज जैसी आनी चाहिए अगर वैसी नहीं आ रही है, कुछ भी उसमें डिफेक्ट है या एरर है, तो उसको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में अगर मेटल इम्प्लांट होगा तो उसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट होगा वो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द विंडो लेवल इन सीटी इमेजिंग कंट्रोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पूछा गया है कि सीटी इमेजिंग में जो विंडो लेवल होता है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज। ऑप्शन बी है द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। ऑप्शन सी है द अमाउंट ऑफ नॉइस इन द इमेज। ऑप्शन डी है द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। दोस्तों, सीटी स्कैन में स्कैन कर लेते हैं तो उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद हम जो ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करते हैं तो उसमें विंडो लेवल एक आता है। ठीक है, जिससे हम अलग अलग विंडो लेवल बना के देख सकते हैं इमेज को।
जैसे कि हमारे सेरेब्रम की विंडो अलग होती है, लंग विंडो अलग होती है, बोन विंडो अलग होती है, ठीक है, और जो सॉफ्ट विंडो है वो अलग होती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो विंडो लेवल है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। दोस्तों विंडो लेवल है वो हमारे सिटी नंबर से जुड़ा होता है, और जो सिटी नंबर है वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है इमेज की। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस प्राइमरीली कंट्रीब्यूट टू द स्कैटर रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में वो कौन सा प्राइमरी इंटरेक्शंस होता है जो कि स्कैटर रेडिएशन में कंट्रीब्यूशन देता है, इस यानी कि स्कैटर रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी है कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन बी सी है पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा इंटरेक्शन है जो कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में स्कैटर रेडिएशन को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। दोस्तों जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, कोहेरेंट स्कैटरिंग, ये सब इंटरेक्शन है एक्सरे और मैटर के। तो इसमें जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो स्कैटर रेडिएशन में कंट्रीब्यूशन करता है वो क्वांटम स्कैटरिंग है। इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है स्कैटर रेडिएशन में। क्वेश्चन नंबर 5, इन एमआरआई द T2 रिलैक्सेशन टाइम इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई में जो T2 रिलैक्सेशन टाइम होता है किस फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस ओनली, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजेनिटी, ऑप्शन सी है स्पिन लैटिस इंटरेक्शंस ओनली, ऑप्शन डी है द टाइप ऑफ आरएफ पल्स यूज्ड। तो आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से T2 रिलैक्सेशन टाइम में इफेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजेनिटीज। दोस्तों जब मैग्नेटिक फील्ड में इन होमोजेनिटीज होती है तो उसकी वजह से हमारा जो T2 रिलैक्सेशन टाइम है वो अफेक्ट होता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस पेशेंट एक्सपोजर ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी। यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लोरोस्कोपी के दौरान इसमें से कौन से मेथड का यूज किया जाता है पेशेंट एक्सपोजर को कम करने के लिए। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीजिंग द ट्यूब वोल्टेज KVP, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन सी है यूजिंग ए स्मॉलर फोकल स्पॉट साइज, ऑप्शन डी है यूटिलाइजिंग पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी। दोस्तों रेडियोलॉजी में फ्लोरोस्कोपी का यूज़ किया जाता है जब हम कोई भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर करते हैं तो उसमें फ्लोरोस्कोपी का यूज़ हम करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से मतलब मेथड के द्वारा हम जो पेशेंट एक्सपोजर है वो कम कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट की डोज को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यूटिलाइजिंग पल्स फ्लोरोस्कोपी। तो उससे पल्स फ्लोरोस्कोपी का यहाँ पर मतलब है कि जब रेडियोलॉजी में हम फ्लोरोस्कोपी करते हैं तो उसमें एक पेडल स्विच होता है, और जब भी हमको रेडिएशन की नीड होती है तो हम उस स्विच को दबा देते हैं, ठीक है, तभी रेडिएशन बीम ऑन होती है। ठीक है, जब उसकी नीड नहीं होती है बीम की तो हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्टीन्यूस रेडिएशन को ऑन ना करके मतलब छोटे छोटे इंटरवल के लिए हम रेडिएशन बीम को ऑन करते हैं और हम अपना प्रोसीजर करते हैं। तो इससे पेशेंट का जो डोज है काफ़ी हद तक वो कम हो जाता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी DSA। दोस्तों यहाँ पर DSA यानी कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी के बारे में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है यानी कि सही है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है DSA इमेजेस हैव लेस कॉन्ट्रास्ट देन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, ऑप्शन बी है DSA रिक्वायर्स द यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, ऑप्शन सी है दैट DSA इज लेस सेंसिटिव टू द पेशेंट मूवमेंट, ऑप्शन डी है दैट DSA एलिमिनेट्स द नीड फॉर एक्सरे एक्सपोजर। दोस्तों यहाँ पर DSA के बारे में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। दोस्तों DSA जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स है वो हमारे ब्लड वेसल्स में फिल किया जाता है और उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से दिख पाती हैं, यानी कि उसमें अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह होता है तो हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
DSC रिक्वायर्स द यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, यानी कि DSC में कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग ए ग्रिड इन रेडियोग्राफी। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियोग्राफी में ग्रिड का यूज़ करने का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। तो यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव इमेज शार्पनेस बाय अब्जॉर्बिंग स्कैटर्ड रेडिएशन, ऑप्शन बी है टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम अननेसेसरी रेडिएशन, ऑप्शन सी है टू रिड्यूस द एक्सपोजर टाइम नीडेड फॉर इमेजिंग, ऑप्शन डी है टू एनहेंस द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे बीम। दोस्तों आपने ग्रिड का नाम तो सुना ही होगा, ग्रिड का यूज़ किया जाता है रेडियोग्राफी में। तो दोस्तों ग्रिड का जो मेन पर्पस होता है वो स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना होता है, यानी कि जब हम इमेजिंग करते हैं तो उस टाइम जो स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो इसको रिमूव करता है, जिससे हमारी जो इमेज का जो कंट्रास्ट है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू इम्प्रूव इमेज शार्पनेस बाय अब्जॉर्बिंग स्कैटर्ड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 9, इन MRI द टर्म केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट इज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पर केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो कि MRI में होता है उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए मिस अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरिएशन इन टिश्यू डेंसिटी, ऑप्शन बी है डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी है एन आर्टिफैक्ट कॉज्ड बाय द पेशेंट मोशन ड्यूरिंग द स्कैन, ऑप्शन डी है ए रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी। दोस्तों केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है ये MRI में होता है, और ये फैट और वाटर फोटोन्स के जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसमें डिफरेंस की वजह से होता है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो फैट और वाटर प्रोटॉन्स के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होने के कारण होता है, और इस आर्टिफैक्ट को रिसीवर बैंडविड्थ को इंक्रीज करके कम किया जा सकता है। Question number 10, which of the following X-ray interactions is more likely to occur in tissues with a high atomic number at diagnostic energy levels। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह का जो इंटरेक्शन है सबसे ज़्यादा उसमें होने के चांस होते हैं टिश्यूज़ में जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है डायग्नोस्टिक एनर्जी लेवल पर। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग, ऑप्शन बी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी है पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है कोहेरेंट स्कैटरिंग। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब एक्सरे के इंट्रैक्शंस है मैटर के साथ, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो इंट्रैक्शंस होते हैं एक्सरे के मैटर के साथ वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन होने के चांस होते हैं हाई एटॉमिक नंबर के साथ, उसमें से कौन सा इंट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ऐसा एक्सरे इंट्रैक्शन है मैटर के साथ जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ती है, यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा इसके होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।